तो गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। उस दिन हम लोगों ने उसके कुछ फिगर्स और उसके बारे में समझ लिया था। आज उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें लिखवा दे रहे हैं, ताकि लिखवा रहेंगे तो आप अपनी नोट्स निकाल लीजिए, उसके हिसाब से नोट्स को बनाते रहिए। ठीक है, नोट्स में जो आपके जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी सब लिखवाते रहेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड क्या है। चलिए, तो उस दिन जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें घबराने कोई बात नहीं। जैसे बहुत से बच्चे हैं कि इंग्लिश मीडियम से होंगे, बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे, तो इसमें दोनों मीडियम वालों के लिए इसलिए मिक्स करके पढ़ा रहे हैं ताकि दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ पाएँ, और बहुत सही है। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो उसमें पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते रहेंगे। जो पॉइंट आपको ना समझ में आए वो हम अगले वीडियो में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर एक इसी पर वीडियो बना देंगे, ताकि आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्विज़ हो, तो हम उसी में अपना डिस्कस कर लेंगे। आप क्वेश्चन भेजिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोगों ने जैसे देखा था जनरली कि पॉलिशदार तल था और यही प्रक्रिया कि एक कोई आपतित किरण थी जो परावर्तित हो रही थी, इस पर एक अभिलंब डाला जा रहा था। अभिलंब डालने के बाद इसमें जो कि हम लोग ये क्या देख रहे थे कि आपतित किरण थी, इंसिडेंट रे एंड परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है ये, और ये अभिलंब था जो कि क्या होता है, तल पर लंबवत होता है, 90 डिग्री बना रहा होता है। ये आपका एंगल आई है, ये आपका एंगल आर है। तो दिस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपतन कोण, तथा आर इक्वल टू रिफ्रैक्शन एंगल मतलब अपरावर्तन कोण, ठीक है। तो हम लोगों ने जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, जनरली क्या पढ़ा था कि जब कोई आपतित किरण आपके पास, देखिए जो हमारे पास लाइट होता है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि लाइट है हमारे पास माध्यम पे डिपेंड करता है। क्या कि जैसे माध्यम हमारा कभी वायु है, कभी निर्वात है, कभी हवा है, कहीं पानी है, कैसी कहीं कांच भी आ जाए, तो जैसे जैसे माध्यम आएगा, माध्यम में कितनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, तो उसी हिसाब से हमारे क्या होता है कि प्रकाश की चार्ज होती है, उनकी आवृत्ति होती है, तरंग सबकी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर कोई माध्यम यहाँ पर N1 है, यहाँ पर अगर कोई माध्यम N1 है, देन यहाँ पर माध्यम N2 है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन कि जब कोई आपतित किरण किसी एक माध्यम में किसी पॉलिशदार तल से, ये क्या हमारा पॉलिशदार तल है। जनरली कभी कभी आपके में ऑब्जेक्ट में पूछ सकता है कि जो पॉलिशदार तल है वो जो इसमें पॉलिश किया जाता है किससे, जो पिछली क्लास में आपको बताया था रेड ऑक्साइड होता है या फिर मरकरी होता है। अगर लाल लाल है, जब आप लोग जनरली अपने घर में कांच का शीशा देखा है, कांच के शीशे में हम लोग देखते हैं कि जो पीछे लाल कलई हुई होती है, पेंट हुआ होता है, वो रेड ऑक्साइड का होता है, बट हरी कलई जो होती है वो मरकरी का होता है, ठीक है। तो जब किसी तल से टकराएगी और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस पूरी घटना को इट इज़ अ प्रोसेस, प्रकाश का परावर्तन इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसकी परिभाषा। अगर बाई चांस आपके बोर्ड हमें पूछ ले क्या कि प्रकाश का परावर्तन को परिभाषित कीजिए, तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में चलकर किसी पॉलिशदार तल से टकराती है, किसी पॉलिशदार तल से टकराती है तथा टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं भैया, प्रकाश का परावर्तन। तो जब परावर्तन हम लोग करते हैं तो दिस इज पॉलिशदार तल, ये उस दिन बता दिया था सबको। तो ये पॉलिश तल है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो इसकी कलाई हुई है किसकी, रेड ऑक्साइड की होती है, अगर हराई कर रही है तो मरकरी की है, ठीक है।
तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में किसी तल पे टकरा रही है, उसे वापस हो जाए, तो इट्स कॉल्ड, इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, जो इसके बाद आपको आ जाएगा, फिर इसके बाद टकराने वाली किरण। तो टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं भैया? आपतित किरण, आपको जानकारी होना चाहिए। और वापस जाने वाली किरण, जैसा कि हम लोग फोटो में देख रहे हैं, तो जो वापस जाने वाली किरण है उसे परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा टकरा रहा है आपतित किरण, जो वापस जा रही है परावर्तित किरण। फिर इसके बाद में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते रहते हैं कि परावर्तन के नियम बताइए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि परावर्तन के नियम। क्योंकि अगर आपसे बड़े क्वेश्चन में विस्तृत में या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है तो आपको पूरा लिखना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन, फिर उसके बाद में किरणों के बारे में लिख दीजिए, फिर इनके नियम के बारे में बता दीजिए। ठीक है, फोटो बना दीजिएगा तो आपको प्रॉपर नंबर जो लोग लार्ज में है वो बन जाता है। ठीक है, तो परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब एक ही तल के एक बिंदु पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या भैया? कि आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक ही तल पर स्थित है या एक ही तल के एक बिंदु पर स्थित होते हैं। और सेकंड जो हम लोग देखते हैं क्या, कि आपतन कोण, जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, तथा परावर्तन कोण, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये है परावर्तन के नियम। तो पूरे प्रकाश के परावर्तन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो जनरली हम लोग क्या, परावर्तन डिफरेंशियल लिखेंगे, उसके फोटो के बारे में बताएंगे, देन उसके बाद उनके जो कुछ एंगल्स हैं, एंगल के बारे में बता देंगे, फिर आपतित किरण के बारे में बता देंगे, परावर्तित किरण के बारे में बता देते हैं, और हम लोग फिर परावर्तन के नियम। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण आई किसे है, तो आपतन कोण किसके भैया? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अगर परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पूरा यही प्रोसेस है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग फिर इसके बारे में कुछ दर्पण के बारे में जान लेते हैं कि दर्पण हमारा क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो दर्पण देखते हैं, जनरली हम अपने घर पर दर्पण देखते हैं, वो एक समतल दर्पण है, जो जिसमें हम लोग अपना शीशा देखते हैं, मुंह देखते हैं, तो वो क्या है? एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्या होता है कि जो एक ऐसा दर्पण जो बिल्कुल समतल हो, समतल मतलब ना उसमें कोई कर्व ना हो, कि जैसे अंदर की ओर धंसा ना हो या बाहर की ओर ऐसे उठा ना हो। तो ये ऐसे दर्पण जिनमें कोई कर्व नहीं होता, वक्र नहीं होता, तो वो कैसे दर्पण होते हैं? समतल दर्पण होते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में चलिए, समतल दर्पण में आप लोगों ने फोटो देखा होगा, जब कांच के सामने हम लोग जाते हैं या फिर शीशे के सामने, हमें अपनी फ़ोटो सीधी दिखाई देती है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब फ़ोटो जो हमारी आँख में रेटिना पर बनता है, वो कैसे होते हैं? सीधी तथा आभासी बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सीधी तथा आभासी बनती है। ठीक है, इसी तरह के कई दर्पण होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिए आराम से, इसको रोक कर वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जस्ट आगे का बढ़ा रहे हैं। तो जो अब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण जैसे मैंने भी बताया कि गोलीय दर्पण क्या होता है कि जनरली एक ऐसा गोलीय दर्पण, कोई दर्पण नहीं है ऐसे कि जनरली की कोई दर्पण आएगी ऐसे ये देखो भाई गोलीय दर्पण, नहीं। गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण, कोई भी दर्पण हो सकता है, एक ऐसा दर्पण जिसमें कोई एक परावर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, आपने परावर्तक नाम सुना है, परावर्तन से ही। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण, एक ऐसा दर्पण जिसमें एक परावर्तक पृष्ठ होता है, जिसमें एक परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें परावर्तक पृष्ठ होता है
उसे गोलीय दर्पण। परावर्तक पृष्ठ मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिससे परावर्तन की क्रिया होती है, प्रकाश उसे टकराए तो टकराने के बाद फिर कहीं पर रिफ्लेक्स हो जाए, उसी माध्यम में वापस आ जाए, तो वह एक ऐसा पृष्ठ होता है। ठीक है, तो जो गोलीय दर्पण होता है, जनरली गोलीय दर्पण का लोग 3 भाग लेते हैं, 3 भाग है, 2 भाग है। तो गोलीय दर्पण का अगर हम लोग देखें जनरली तो 3 भाग होता है। एक कौन कौन से दर्पण होता है? पहला होता है एक समतल दर्पण, जो हम लोग घर का शीशा होता है वो समतल दर्पण होता है। दूसरा एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जनरली आप लोगों ने देखा होगा। और तीसरा होता है वो है अवतल दर्पण। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। चलिए देखिए, समतल दर्पण क्या होता है? जनरली एक नॉर्मल सा दर्पण है, अगर एकदम देखिए प्लेन, ये समतल दर्पण होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर जो हम लोग घर में अपना सबका शीशा देते हैं जनरली, वो समतल दर्पण में हमारे सबके आते हैं। इसमें आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी तथा सीधा बनता है। प्रतिबिंब मतलब हमारी छाया, प्रतिबिंब एक तरह से होता है छाया, आभासी तथा सीधा। थोड़ा समतल दर्पण के बारे में बता दी, हमारे इसके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो जाए। समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे आप जब जनरली अपने घर के कांच के शीशे के पास जाइए, आप जैसे जैसे दूर जाते हैं, आपने देखा कि शीशे में आपकी फ़ोटो भी छोटी होती चली जाती है। मतलब वो छोटी होने का मतलब वो शीशे में उतनी दूरी पर बन रहा है। जब आप शीशे के नज़दीक जाते हो तो जनरली धीरे धीरे आपकी इमेज भी क्या होती है, आपकी फ़ोटो उसमें ज़्यादा देखिए बड़ी दिखनी चालू हो जाती है। तो इससे क्या पता चला कि समतल दर्पण में वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी जो होती है, वही दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है इसमें कि जो जब कोई वस्तु किसी दर्पण की तरफ जिस स्पीड में जाती है, ठीक है, जैसे हम कुछ स्पीड में, जैसे हमारे सबके सामने दर्पण रखा है और जनरली हम जिस स्पीड में जाते हैं, प्रतिबिंब भी उतनी ही स्पीड से आ रही होती है। ठीक है, दोनों साइड स्पीड भी सेम होती है। सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जनरली अगर आपको अपने समतल, जैसे घर में कोई शीशा है, आपको अपनी टोटल इमेज देखनी है कि सिर से लेके पाँव तक की इमेज देखनी है, तो जनरली अगर कोई पूछे आपसे कि भाई कितना बड़ा शीशा होना चाहिए, क्या इतने बड़े शीशे में हम इतने बड़े शीशे में भी देख लेते हैं, इतने बड़े शीशे में भी हम अपनी फुल बॉडी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी बॉडी की फुल इमेज देखने के लिए लगभग आपके हाइट की या वस्तु के हाइट की आधी हाइट के बराबर शीशा होना चाहिए, तो आप अपनी पूरी फुल बॉडी देख लेते हैं। आपकी हाइट और शीशे की हाइट आपकी हाइट की आधी होनी चाहिए, तो हम अपनी फुल एक बॉडी की या फिर जो एक वस्तु होती है वो अपनी फुल इमेज देख ले। तो ये एक समतल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण, जनरली उत्तल दर्पण देखते हैं हम लोग। जो उत्तल दर्पण होता है तो आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण क्या कहेंगे? जिस गोलीय दर्पण, क्योंकि ये तीनों गोलीय दर्पण के पार्ट हैं, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है या केंद्र के बाहर की ओर होता है, जैसे इसका केंद्र ऐसे अगर सपोज करें तो इसका केंद्र ऐसे बनेगा, केंद्र से बाहर की ओर होता है। देखिए यही इसका परावर्तक पृष्ठ है। ये क्या है भैया? ये परावर्तक पृष्ठ है। तो गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र से बाहर की ओर होता है या उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तथा इसका ये देखिए केंद्र है, केंद्र के अंदर की ओर है या फिर धंसा हुआ है, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है या वक्रित, जो उसका वक्राकार पार्ट है वो क्या होता है? अंदर की ओर होता है, तो ऐसे दर्पण को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी कई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसका आप लोग, अब आज का सेशन यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक अच्छी चीज़ बताते हैं कि आज जाइएगा आप लोग घर पर एक शीशा लीजिएगा, जो हम लोग जनरली जिसमें हम लोग अपना क्या करते हैं, मुंह देखते हैं, तो जनरली वो शीशा लीजिएगा और उस शीशे के सामने खड़े होइएगा। शीशे के सामने आप पहले कुछ दूरी पर खड़े होइएगा, अप्रॉक्स लगभग 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर दूरी पर, तो आप देखिएगा आपका कितना पार्ट दिखाई दे रहा है बॉडी का। फिर दूसरी बात, फिर आप कुछ दूर जाइएगा लगभग 1 मीटर की दूरी पर, फिर आप देखेंगे कि आपका पार्ट ज़्यादा दिखाई देने लगा। अगर जैसे जनरली आप 50 सेंटीमीटर आपका यहाँ कमर तक का पार्ट दिखाई दे रहा था, तो 1 मीटर में आपके घुटने तक का पार्ट दिखाई देने लगेगा। तो इससे क्या पता चला कि जैसे जैसे हम लोग दूरी बढ़ाते हैं तो इमेज में भी दूरी बढ़ती जाती है और वो बड़ा प्रतिबिंब बड़ी चीज़ों को दिखाने लगता है। सेकंड थिंग इज, जब आप एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है लोग करते हैं कि आप घर में चम्मच लीजिएगा, स्टील का जो चम्मच होता है, स्टील का चम्मच लीजिए, समतल दर्पण वहाँ घर के कांच के शीशे जान जाएंगे, उत्तल तथा अवतल दर्पण हम लोग स्टील के चम्मच से थोड़ा पहचानते हैं कि जब आप स्टील का चम्मच लीजिएगा
स्टील का चम्मच जिस साइड से हम खाना खाते हैं, जो धंसा हुआ भाग होता है, स्टील के चम्मच में आप अपना फेस देखिएगा, चेहरा, तो वहाँ पर आप अपना फेस देखिएगा कि आपका फेस कैसा दिख रहा है। फिर स्टील के चम्मच को पलटिएगा, पलटने के बाद जो उभरा पीछे का पार्ट होता है उसमें फिर आप अपना फेस देखिएगा। फेस देखने के बाद आप बताइएगा कि दोनों फेस में क्या अंतर हुआ है, ठीक है। तो दोनों फेस में क्या अंतर हुआ, इस चीज़ को आप लोग कमेंट करके उसमें बताइए। तो आगे की क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे और कल आने के बाद हम पूछेंगे सबसे कि फेस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। थैंक यू क्लास।